चलो आज हम लोग सीखेंगे नाभिकीय संरचना। नाभिकीय संरचना या फिर बोल सकते हैं इसी को परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ध्यान देगा पढ़ाई पे इधर। परमाणु संरचना में हम लोग ये देखो, पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि दो किरण का खोज हुआ। कौन कौन? कैथोड किरण और दूसरा एनोड किरण। कैथोड किरण में हम लोग पढ़े थे विशेषताएं। कैथोड किरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी थी? पहला, कैथोड किरण किधर जाता था? सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, यह एनोड से कैथोड की तरफ जाता है। तीसरा, यह जेडीएनएस स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है। जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो ये किधर आवेशित होता है? प्लस की तरफ आघन आवेश की तरफ होता है। और जब हम इसको फिर पांचवा बताए थे, अभ्रक का पहिया जब बीच में रखते हैं तो रोटेशन उत्पन्न करता है, जिससे पता चलता है इन किरणों के पास क्या है? एनर्जी है। अब देखो आगे जो है, आगे इस बात का जानकारी लगाया कि परमाणु जो होता है, हम लोग ऐसा देखते हैं ये परमाणु होता है गोलीय। तो इस परमाणु में उन्होंने ये देखना शुरू किया कि ये परमाणु के अंदर ना कौन कौन से कण पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। यानी इसका अंदर का इमेज, इन अंदर की जानकारी के अंदर ये कैसे फिट है, उसकी जानकारी के लिए जो आपका प्रयोग किया गया वो आपका किसके लिए किया गया? परमाणु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए। तो देखिए, परमाणु संरचना को प्रदर्शित करने के लिए दो वैज्ञानिक आए। एक का नाम है रदरफोर्ड, एक का नाम है रदरफोर्ड और दूसरे का नाम है आपका, एक रदरफोर्ड हो जाएगा और दूसरे का नाम है नील्स बोर। नील्स बोर, ये दोनों ना एक ही, समझ जाओ कि एक ही साथ रहते थे। दोनों एक साथ स्टडी भी किए किस पे? परमाणु संरचना पे। और दोनों ने इसके ऊपर थ्योरी दिया। लेकिन सबसे पहले जो थ्योरी दिया वो किसने दिया है? रदरफोर्ड ने दिया। तो रदरफोर्ड का हम लोग जानते हैं, रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया है जिसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। नाम क्या है आपका? रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। सब बोल सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। उधर से आवाज आएगा तो दिक्कत नहीं है। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। अब देखो इसको समझते हैं, यह अल्फा परिकीर्णन प्रयोग क्या है। तो आगे हम लोग इसी को टॉपिक बनाते हैं। पहले यहाँ पे टॉपिक बनाते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। प्रयोग, रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। सन 1911 ईस्वी में इन्होंने ये प्रयोग किया था। एक ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से आता है कि रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग कब आया? तो आपका 1911 ईस्वी में आया रदरफोर्ड का अल्फा परिकीर्णन प्रयोग। इसमें उन्होंने क्या किया? इसमें उन्होंने एक पहले सोने का पत्थर लिया, एक सोने का पत्थर लिया जो गोलाकार ऐसे कर देते हैं हम यहाँ पे, ये है सोने का पत्थर। इसके ऊपर ना जिंक सल्फेट की स्क्रीन लगाइए। इसके ऊपर आपका ये वाला हिस्सा पे जिंक सल्फेट की एक स्क्रीन लगाइए। इसको हम लोग यहाँ इंडिकेट कर देते हैं ZNS, जिंक सल्फेट। हमेशा बताएं जब भी स्क्रीन लगेगा, इंडिकेटर लगेगा, वो किसका होगा? आपका जिंक सल्फेट का होगा। ZNS, जिंक सल्फाइड। हालांकि इससे एक और दवाएं भी बनती है, चूहा मारने की दवा भी इसी से बनती है। ZNS जो है ना, वो चूहा मारने की दवा भी है और केमिकली रूप से इंडिकेटर का काम भी करता है, ZNS स्क्रीन। अब 1911 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड ने अल्फा परिकीर्णन प्रयोग के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं 1911 ईस्वी में, 1911 इधर। अब देखिए अल्फा परिकीर्णन, अल्फा एक कण है। अल्फा जो है आपका वो क्या है? एक कण है। और अल्फा कण जो है ना वो किसका, किस कण का? ये है हीलियम कण का। हीलियम आपका He होता है, परमाणु होता है। हम लोग पढ़े थे 10 में कि हाइड्रोजन होता है, उसके बाद कौन आता है? हीलियम। और हीलियम कैसा गैस है आपका? हीलियम आपका निष्क्रिय गैस है, यानी अभिक्रिया वगैरह नहीं करता है।
ये अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, वायुयान के पहिया में। कि वायुयान जब नीचे आएगा, लैंड करेगा तो हिट करेगा, हिट करने के दौरान यानी गर्म होगा, वो पहिया उसका गर्म होगा। पहिया जब गर्म होगा तो क्या कर लेगा, हीट, यानी समझो कि हीट उत्पन्न करेगा, और हीट उत्पन्न करने के बदले में फिर क्या हो सकता है, पहिया में आग लग सकता है। इतना तेज गति से आता है, लैंड करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, उस पहिया में हीलियम गैस भर देते हैं। हीलियम गैस भर देने के कारण क्या होता है, वो पहिया जो है वो गर्म तो होता है, लेकिन उसमें आग लगने की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। ये जो पहिया आपका है जो गर्म होना चाहिए, वो क्या होता है आपका, उसमें आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। किसके कारण, हीलियम के कारण। अब ये हीलियम से ही, ये हीलियम ही क्या है, अल्फा कण है। हीलियम का डबली चार्ज, बोलते हैं डबली चार्ज ऑफ हीलियम इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा का मतलब होता है दुगना आवेश वाला हीलियम कण। हीलियम कण जो आपका दुगना आवेश वाला यदि मिलेगा हमें, टू, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ये, तो यही आपका क्या कहलाएगा, अल्फा कण। ये अल्फा कण निकलता कैसे है, देखिए, अल्फा बीटा गामा तीन ऐसे किरण है जो परमाणु से निकलते हैं। अल्फा, बीटा और गामा तीन ऐसे किरण है जो परमाणु से निकलते हैं। अल्फा कण थोड़ा कम खतरनाक है, बीटा कण उससे ज्यादा खतरनाक है, और गामा सबसे ज्यादा खतरनाक है। यदि गामा किसी के शरीर से गुजर जाए, गामा किरण, तो क्या है, उसको कैंसर ला देगा। यानी इतना खतरनाक है कि एक बार भी आपका गामा किरण ये यहाँ से गुजर जाएगा, बॉडी से गुजर जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके अंदर, बॉडी के अंदर विकृति आ जाएगी, हड्डी वगैरह कहीं ना कहीं घसक जाए, या फिर मांसपेशियां इधर से उधर हो जाएगा। उसके कारण हम लोगों को कैंसर हो सकता है, वो गामा किरण के कारण। आगे हम पढ़ाएंगे इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट में। तो अभी बस इतना जान लो, अल्फा किरण। तो ये अल्फा किरण निकलता कैसे है, अल्फा किरण निकलता है किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से। किससे निकलता है, रेडियो सक्रिय तत्व से। रेडियो सक्रिय तत्व देखो क्या है, पीरियडिक टेबल में ना 84 के बाद वाला जितना भी तत्व है, 84 के बाद वाला, पीरियडिक टेबल यहाँ पे तो है नहीं, पीरियडिक टेबल में 84 के बाद वाला जितना है उसको बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व का डिफिनेशन ये होता है, वैसा तत्व जिससे इन तीनों किरणें आपस में बाहर निकलती रहती है। किसके कारण, ये वाला आपका रेडियो सक्रिय तत्व वैसा तत्व रहेगा जिससे ये किरण ना हमेशा लगातार निकलते रहता है, उत्सर्जित होते रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। क्लियर, यानी इससे ये निकलते रहेगा, और हमेशा निकलता है इसलिए अस्थायी होता है। इसीलिए इस सारे तत्व जो रहेंगे रेडियो सक्रिय तत्व, तो इसका इस्तेमाल बम वगैरह बनाने में किया जाता है। जो बम होता है उसको बनाने में किया जाता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल बिजली घर में किया जाता है, यानी बिजली बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखो, एक पदार्थ है हमारे पास जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, थोरियम। 10 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि केरल में थोरियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो भी मोनाजाइट के रेत में। मोनाजाइट आपका एक बालू है, बालू के तरह समझो कि ये रेतीला आपका पदार्थ है। कहाँ पाया जाता है, केरल में। पहाड़ के टूटने से जैसे नदी में क्या होता है, बालू का कण आ जाता है, वैसे वहां पहाड़ के टूटने से छोटा छोटा कण रहता है, उस कण को बोलते हैं हम लोग मोनाजाइट कण। और मोनाजाइट से निकलता थोरियम, और थोरियम से बनाया जाता है बिजली। अभी भारत में ये बिजली वाला ये प्रणाली अभी नहीं आया है, यानी थोरियम से हम लोग बिजली नहीं बना रहे, नहीं तो फिर 24 घंटे बिजली रहेगी। थोरियम हम लोगों के पास बहुत ज्यादा है, इसके कारण अभी हो सकता है 2 4 5 10 साल के बाद बने। ये चीन ने बना लिया, इसलिए चीन में बिजली की कोई कमी नहीं है अब। जैसे अभी बिजली हम लोग ज्यादातर किससे निकालते हैं, तापीय से, कोयला वगैरह से निकालते हैं, वाटर बिजली निकालते हैं, एयर बिजली निकालते हैं, परमाणु बिजली भी हमारे पास है। परमाणु में यूरेनियम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या यूरेनियम हमारे पास कम मात्रा में है, थोरियम सबसे ज्यादा है। अब यदि थोरियम से बन गया, थोरियम से यहाँ बिजली की तकनीक विकसित हो गई, तो फिर बिजली की दिक्कत नहीं रहेगी, 24 घंटे अवेलेबल रहेगा पूरे के पूरे, किधर भी, कोई भी क्षेत्र में। तो यहाँ पे था हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व। क्लियर, ये रेडियो सक्रिय तत्व समझ गया कि जिससे कौन किरण निकलेगा, ये तीनों किरण, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों किरणें आपस में निकलते रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। तो देखो यहाँ भी वैसा ही एक तत्व लिया गया जिसका नाम था रेडियम। हालांकि इसके जगह कहीं कहीं पोलोनियम का जिक्र है, यानी आपका रेडियम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और पोलोनियम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों कैसा तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, इसका नाम है रेडियम। रेडियम देखा होगा तुम लोग कि रेडियम ना लगाया जाता है, कहाँ पे,
रोड के किनारे, रोड में जो होता है ना जहाँ पे पट्टी बना रहता है, जैसे अभी देखा होगा ब्रिज बना है तो इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक का ये दिया गया है, तो प्लास्टिक के बीच में ना रेडियम लगा देते हैं। रेडियम क्या है, रात में चमकता है, जैसे ही लाइट पड़ा ना उस पे तो चमकता है, तो गाड़ी वाले को पता चलता है कि इधर मार्ग है, मार्ग को दिखाने के लिए। और कभी कभी देखा होगा कि रोड के बीच में भी डाला जाता है चमकीला पदार्थ जैसा, वो क्या रहता है, रेडियम। उसके अलावा पदार्थ हम लोग कपड़ा भी खरीदते हैं तो उसके अंदर भी रेडियम लगाया जाता है, कोई चमकने के लिए, पार्टी वियर जिसको बोलते हैं कपड़ा, पार्टी वियर वाला। उसके अलावा जूता का पिछला हिस्सा में भी देखा होगा रेडियम लगा रहता है, रात को चमकने के लिए। उसके अलावा घड़ी में लगाया जाता था, पहले का घड़ी नहीं दिखता था, रात में जलता था एकदम, तो रात में लाइट में इसलिए जलता था, उसमें क्या लगा रहा है, रेडियम। तो रेडियम आपका सिलिकॉन वोल्टेज घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। तो यही आपका रेडियम, और दूसरा है पोलोनियम। आगे हम लोग रेडियम और पोलोनियम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे दूसरे क्लास में। रेडियम आपका क्या, रेडियो सक्रिय तत्व, और पोलोनियम भी है। पोलोनियम का एक आता है 210 हिस्सा, पोलोनियम में क्या आता है, पोलोनियम 210, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पोलोनियम 210 दुनिया का सबसे जहरीला पदार्थ यही है। ये हमारी बॉडी से गुजर जाएगा तो 10 सेकेंड के अंदर मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ पोलोनियम आपका किससे गुजर जाएगा, हमारे शरीर के किसी हिस्से से गुजर जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति की 10 सेकेंड में मृत्यु हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। मेन ये है कि पोस्टमार्टम में क्या होता है कि सब किस कारण से मरा है, कौन सा पदार्थ लेने के कारण मरा है, तो पता चलता है। ये क्या है, जल में घुलनशील है, जल से घुल के बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से, तो पोस्टमार्टम के दौरान भी पता नहीं चलता है कि किस जहर से मृत्यु हुई है। ये दुनिया में अभी लगभग 50 से 75 ग्राम ही बनता है। ये बनता कहाँ है, बिजली घर में। बिजली घर में टूटने के कारण एक मतलब समझो, देखा होगा कि बिजली घर कंक्रीट का बना होता है, और उसके आदमी जो होते हैं ना, जो का वर्कर होते हैं, वो कवच पहन के काम करते हैं। खास पदार्थ होता है, खास पदार्थ से बना हुआ आपका कपड़ा होता है, उसी को पहन के, नॉर्मल कपड़ा पहनेगा तो डेथ कर जाएगा वहीं पे, इतना ज्यादा विकिरण निकलता है परमाणु बिजली घर से। तो यहाँ पर पोलोनियम बता दिए सबसे जहरीला आपका पदार्थ है। ये इतना जहरीला है कि इस बॉडी से गुजर जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग ना इससे डेथ करवाए हैं किसी लोगों को, लेकिन इसका खरीद और बिक्री अवैध है, नहीं खरीदा जाता है पदार्थ। इसकी कीमत बहुत ज्यादा ऊंची है, यदि खरीद रहे हैं तो कारण बताना होगा, किस कारण खरीद रहे हैं। हाँ? क्या खरीद सकते हो, ब्लू ड्रम खरीदा ये रहा है, यूं खरीदा जाएगा। रेडियम, पोलोनियम हो गया। देखो अब इसी पे क्या होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन। यहाँ पे हम लोग कौन सा डालते हैं, यहाँ पर मंदगामी न्यूट्रॉन। मंदगामी न्यूट्रॉन का काम देखो, हमारे बॉडी सॉरी यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन डालते हैं। न्यूट्रॉन अभी पढ़े थे पीछे कि न्यूट्रॉन आपका सहायक कण है, जो तीनों में पाया सॉरी पदार्थ के आधारभूत कण के रूप में पाया जाता है परमाणु में। तो ये ना मंदगामी न्यूट्रॉन से जब इस पे वार कराते हैं ना, ये वाला हिस्सा पे, यहाँ पे जब अटैक कराते हैं, तो अटैक कराने के बाद कौन निकलता है आपका, अल्फा कण निकलता है। कौन सा कण निकलता है, अल्फा कण। यहाँ पर अल्फा कण निकलता है, और बहुत सारा अल्फा कण निकलता है, लगभग 10,000 अल्फा कण एक बार में निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे हमने इस पे अटैक कराया ना, तो अल्फा कण निकला, और यहाँ पे है आपका सोने का पत्थर। ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल, सोने का पत्थर। अब बोलो सोने का पत्थर का ही चयन क्यों किया गया है। सोना का पत्थर, सोना जो है उसको हम लोग मानते हैं काफी कम क्रियाशील पदार्थ। काफी कम का मतलब यह है कि अल्फा किरण निकले जाएगा भी तो अभिक्रिया इससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। सोना इसीलिए आपका क्या, खराब नहीं होता है। ऐसा हम लोग मानते हैं ना, सोना का जो भी आभूषण है वो बहुत दिनों तक खराब होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभिक्रिया ही नहीं करता, बहुत कम रिएक्टिव है, यानी किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीजन से तो और नहीं करेगा। कोई पदार्थ खराब हो रहा है तो उसमें एक ही पदार्थ का रोल है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगेगा तो चांदी का रंग काला हो जाएगा, फिर लेके दूसरे वाले पदार्थ जो भी तांबा में भी लगेगा तो भी हो जाएगा हरा रंग का। लेकिन सोना एक ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए जमीन के अंदर भी रहे कहीं भी रहे, इसका ना ये नहीं बदलता है। तो एक्टिविटी कम होने के कारण इस पे प्रयोग किया गया। और ये सोने की लंबाई याद सॉरी मोटाई याद रखेगा, 40 न्यूटन मीटर है, 40 nm। कितना है, 40 nm, न्यूटन मीटर, या इसको न्यूटन मीटर ने, नैनोमीटर।
न्यूटन नहीं, नैनो। न्यूटन मीटर अपर का होता है, एन लिखा रहता तब नैनोमीटर होता है। 40 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में क्या होता है आपका 10 का पावर, यानी 40 नैनोमीटर है ना, बहुत कम। इसको यदि हम लोग ऐसे काउंट करें, यहाँ पे देखो तो 40/10 का पावर 9, यानी 1 पे 9 शून्य लगा के डिवाइड करेंगे, जितनी मोटाई आएगी उतनी मोटाई का क्या है आपका सोने का पत्थर है। तो जब ये सोने के पत्थर पे हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, जब हम लोग ना ये रेडियम और पोलोनियम पे क्या किया, मंदगामी न्यूट्रॉन से वार कराया इस पे, ये आपका अटैक कराए, तो इससे क्या निकला, अल्फा कण। और अल्फा कण क्या है, कुछ अल्फा कण ना इसको ना क्रॉस कर गया, यानी अल्फा कण जब निकला तो कुछ अल्फा कण जो है आपका यहां से क्रॉस कर गया, ये वाला आपका यहां से क्रॉस कर गया, और कुछ अल्फा कण ना लौट आया, यहां गया टकरा के फिर वापस, फिर यहाँ गया टकरा के फिर वापस हो गया, फिर यहाँ गया टकराया और फिर वापस हो गया, फिर यहाँ से टकराया और वापस हो गया, ऐसे। और 10,000 किरण ऐसा जब गया, तो उनमें से एक किरण ऐसा भी था जो गया और बिना विचलित हुए, बिना टकराए यहाँ पे वापस लौट आया। ये गया था शुरू में और फिर क्या हो गया, वापस लौट आया। 10,000 किरण में से कितना किरण, एक किरण ही ऐसा था जो गया और फिर पुनः लौट आया, वो गया और अपने रास्ते से लौट आया। तो जब ये प्रयोग किया गया तो देखा गया कि उन्होंने देखा कि कुछ किरण क्रॉस कर जा रही है, कुछ किरण टकरा के वापस आ रही है, कुछ ऐसे किरण है जो टकरा ही नहीं रहे। 10,000 में से एक ऐसा किरण था जो टकराया ही नहीं और बिना विचलित हुए अपने मार्ग में आ गया। विचलित होने का मतलब समझ रहा है, ये यहाँ से गया तो इधर से आया, ये यहाँ गया तो आगे चला गया, तो उसको बोलते हैं विचलन। और जो गया और उसी वाले मार्ग पे चला आया तो उसको बोलते हैं बिना विचलित हुए पथ पर लौट आना। तो इससे ये अंदाजा लगाया गया, इससे ये अनुमान, 3 अनुमान निकाला गया इससे। वही है आपका अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, यानी ये प्रयोग किया गया और इससे पाया गया कि परमाणु का क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज है। तो उसको ना हम आगे लिखते हैं। तो देखिए 3 एक्टिविटीज है, इसको कहाँ पे लिखे आगे, फिर बैक आते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये दिया गया कि उन्होंने देखा कि अल्फा किरण क्रॉस हो गई, सोने के पत्थर को भेद कर पार कर गई। इससे ये पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, वहां पे रोकने वाला कोई था ही नहीं। तो पहला पॉइंट यही बन गया, क्या बन गया, परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है। खाली था तभी चला गया, खाली नहीं रहता, भरा रहता तो लौट के वापस आता। तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये था कि कुछ कुछ भाग में टकरा के वापस आया था। तो जब टकरा के आया था तो ये आपका ये हिस्सा क्या था, भरा हुआ था पहले से। तो दूसरा पॉइंट इसका यही लग गया कि परमाणु का कुछ भाग, परमाणु का कुछ भाग क्या होता है आपका, परमाणु का कुछ भाग भरा होता है, भरा होता है। कुछ भाग, अधिकांश भाग खाली था, कुछ ही किरण क्या है टकरा के वापस चला गया था, इसलिए परमाणु का कुछ भाग क्या होता है, भरा होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो लॉजिकल था, फिर से हम यहाँ आते हैं। तीसरा पॉइंट में ये था कि जो देखो यहाँ से लौट आया, यहाँ से गया वो वहां से लौट आया। तो हम पहले ये ध्यान रखेंगे कि अल्फा कण जो होता है ना, अल्फा कण जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव धन आवेशित कण होता है, प्लस चार्ज वाला होता है। तो प्लस चार्ज वाला है तो ये अल्फा कण प्लस चार्ज वाला है, यहाँ गया और लौट आया। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ भी कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सेम समान आवेश होता है तो क्या होता है, इसमें विकर्षण होता है, जब विपरीत आवेश होता है तो आकर्षण होता है। तो इससे ये पता चला कि ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये ना प्लस चार्ज वाला है। ये बीच वाला हिस्सा जो है उसको हम लोग प्लस चार्ज बोलते हैं, और बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, नाभि। जैसे हमारे बॉडी का भी सेंटर पार्ट नाभि है, उसी तरह इन लोग परमाणु के बीच वाला हिस्सा का जो आपका वो क्या होता है, नाभिक होता है। चलिए आगे, हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे यहाँ पे, ये वाला। इसमें बताया कि प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज के कारण क्या है आपका, देखो ये प्लस चार्ज है आपका,
प्लस चार्ज वाला है। तो प्लस चार्ज वाला ना, ये क्या होता है, यहाँ भी आपका प्लस चार्ज रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया। यहाँ पे भी ना प्लस चार्ज रहा होगा, तभी ये वापस लौट आया, क्योंकि विपरीत समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण। तो तीसरा पॉइंट यही बनाएगा। तीसरा पॉइंट ये बना कि परमाणु का बीच वाला भाग, परमाणु का बीच का भाग नाभिक, बीच का भाग नाभिक घन आवेशित होता है, घन आवेशित होता है। और ये क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। बस यही तीन जानकारी मिली थी कहाँ पे, आपका किस वाले परमाणु में, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल, या बोल सकते हो परमाणु मॉडल। ये नाभिक का परमाणु के बीच वाला हिस्सा की जानकारी था। तो ये था आपका तीन जानकारी उससे हमें मिला। कौन कौन, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, परमाणु का कुछ भाग भरा होता है, और परमाणु का बीच वाला भाग नाभिक होता है, जो कैसा होता है, घन आवेशित होता है। इसी को हम लोग, ये वाला को ही हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। इसी को बोल सकते हैं, ऊपर हेडिंग लगा देते हैं, जो प्रयोग किया ना उससे ना सिद्धांत दिया, तो रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, ये आपका यही है आपका नाभिकीय सिद्धांत। अब देखते हैं इसका मॉडल कैसे बना। इसने इसका मॉडल जो बनाया वो इस तरह से बनाया। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का जो मॉडल है वो इस तरह से है, यहाँ वाला आपका आकार है ऐसे, ये वाला, यानी यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला हिस्सा आपका ये है, और हाँ नाभिक वाला हिस्सा ये, और इसका ना कक्ष ऐसे खुला होता है, यानी ये ऐसे आपका ये जाता है धीरे धीरे, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, और बीच में आपका हम लोग क्या रहता है, प्रोटॉन। प्लस चार्ज वाला एक ही है आपका प्रोटॉन, और साथ में इसका रहता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है निगेटिव, सॉरी न्यूट्रॉन है न्यूट्रल चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, और इसका ना प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए नाभि जो होता है ना, नाभि में दो चीजें पाया जाएगा, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है प्लस वाला, ये है जीरो, तो प्लस प्लस जीरो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा प्लस, इसलिए नाभिक होता है प्लस। लेकिन बाहर घूमते रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहता है, तो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ मिल के क्या बन जाता है, जीरो। यानी जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज रहता है, किसी भी तत्व में जितना प्लस रहेगा नाभि के अंदर, उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर ये चक्कर काटते रहेगा। तो जैसे ही भी बराबर होता है, तो इससे ये क्या हो जाता है कि परमाणु जो होगा वो क्या होगा, प्लस चार्ज उतना ही है, माइनस चार्ज उतना है, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एग्जाम में देखिए दो सवाल रहता है ऑब्जेक्टिव। पहला सवाल रहेगा कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है, घन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। नाभिक बोलेगा तो नाभिक में दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसलिए क्या होगा, ये घन आवेशित। लेकिन बोलेगा परमाणु कैसा होता है, परमाणु के अंदर तो दोनों आ गया, प्लस माइनस, तो परमाणु बोलेगा तो बोलेंगे परमाणु होता उदासीन। जीरो का ना केमिस्ट्री की भाषा में न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल का मतलब उदासीन। न्यूट्रल ऐसे देखा हुआ गाड़ी का भी गियर होता है, ना आगे का गियर ना पीछे का गियर को हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे होता है, न्यूट्रल का मतलब होता है ना प्लस चार्ज ना माइनस चार्ज, उदासीन होता है। तो परमाणु बोलेगा तो कैसा होता है, उदासीन। एग्जाम में अभी क्वेश्चन बना था दरोगा वाला में कि परमाणु कैसा होता है, सब नाभि वाला याद के लिए था, मार दिया प्लस से, और की परमाणु बोलेगा तो उदासीन, नाभिक बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस, यानी घन आवेशित। परमाणु बोलेगा उदासीन होता है, और नाभिक बोलेगा तो कैसा होता है, नाभिक होता है घन आवेशित। क्यों, क्योंकि इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका प्लस चार्ज वाला है, न्यूट्रॉन आपका बैलेंस चार्ज वाला है, यानी जीरो चार्ज वाला है, जिस पे चार्ज नहीं होता है, तो इसके कारण ये हो जाएगा आपका घन आवेशित कण में। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब इसके आगे थोड़ा सा हम जानकारी ये ले लेते हैं कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग जब बना ना, तो उस समय इसका दोस्त था, बताए थे दो दोस्त थे, कौन कौन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। और दोनों रहता था एक ही साथ, एक ही कमरे में, मतलब समझ रूम रेंट लेके रहता था। अब रूम रेंट पे रहता था, ये रहता कहाँ था,
डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क, उसकी राजधानी है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। क्या है? पागल हो गया, साथ में पागल कर देगी ना, तो दूर रखा करो इसको। कोपेनहेगन बोले, डेनमार्क की राजधानी है वो। जैसे हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे उसकी राजधानी है। तो ज्यादातर लोग ज्यादा अच्छा पढ़ने के लिए राजधानी में ही जाता है। जैसे हम लोग बिहार के वाले हैं तो राजधानी पटना पहुंचते हैं, जैसे पहुंची हुई है। राजधानी में ज्यादा अच्छा शिक्षा मिलता है, वैसे ही इनको भी ज्यादा अच्छा शिक्षा के लिए कहाँ भेजा गया? कोपेनहेगन भेजा गया। तो हुआ यूं कि दोनों ना मिलके काम किया था। ये जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग हमने देखा, वो दोनों ने मिलके बनाया। लेकिन ये बेचारा बीमार पड़ने के कारण नील्स बोर घर आ गया। अब नील्स बोर आ गया घर, तो क्या हुआ कि इन्होंने अपने नाम से छाप दिया। यानी इन्होंने अपना नाम दे दिया कि हम ही बनाए इसको, वो कुछ बनाया हो तो घरे में पढ़ ले। इसलिए उसने अपने नाम पे दे दिया आपका कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो जब इन्होंने दे दिया तो घरे से देख लिया, तो घरे से देख लिया तो इन्होंने बोला कि ये जो मॉडल बनाया उसमें कुछ ना कुछ कमी है। क्या है? त्रुटि है, दोष है। और वो हम आके बताएंगे। नील्स बोर ने बोला कि इसके बाद हम इसमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या त्रुटि है, क्या क्या दोष है। ये उन्होंने बताया। तो त्रुटि और दोष बताने के कारण रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन में दो तीन दोष आ गया। इसमें से एक दोष ना अभी जो बताया था उसी में था। आगे हम बताएंगे तीनों दोष के बारे में, क्या क्या उसके अंदर त्रुटि था। पहला दोष यही वाला है। पहला दोष इसमें यह है कि उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ना चक्कर लगाता है बाहर में। ये तो हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ है? चक्कर लगा रहा है नाभिक के कक्ष में, बाहर में। और कक्ष कैसा है? वृत्ताकार है। तो यहां से मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन एंट्री किया, तो यहां से एंट्री किया तो घूमते 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 यहां से देखो ऐसे घूमते जाएगा। और ये घूमते घूमते यहाँ वाला हिस्सा में, ये वाला हिस्सा में, और यहाँ पे इंटर कर जाएगा किसमें? किसमें इंटर कर जाएगा? नाभिक में। और नाभिक में इंटर इलेक्ट्रॉन नहीं करता है। आगे उन्होंने बताया कि इन्होंने जो मॉडल दिया उसी में गलती है। ये जो इन्होंने मॉडल दे दिया और बताया कि ऐसा गोल गोल होता है, ये गलत है। और इसी कारण उन्होंने भी एक क्या दिया, रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसको थोड़ा थोड़ा गलत करते हुए, और उन्होंने भी एक मॉडल दिया जिसका नाम है बोर का मॉडल, नील्स बोर, उसका मॉडल। तो उसको ना हम आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक, एक साथ, क्योंकि वो बड़ा मॉडल आएगा, एक साथ आएगा। तो इसको आज तक इतना ही रहने देते हैं। क्लियर?